चाफेकर बंधु भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वह तीन वीर भाई थे जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड की हत्या की। ये हैं दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। पुणे के ग्राम चिंचवड़ के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चाफेकर के घर जन्मे चाफेकर बंधुओं ने लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1894 में हिंदू धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना की। हालांकि बाद में उन पर कमिश्नर की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। चाफेकर बंधुओं का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पूना के क्षेत्र में इन ब्राह्मणों की अच्छी साख गिनी जाती थी। इसी कारणवश ब्रिटिश सरकार की शासकीय सेवा में कुछ लोगों ने सरलता से नौकरियां भी प्राप्त कर ली थीं। एक संपन्न चित्पावन ब्राह्मण परिवार के घर में दामोदर पंत चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेवराव चापेकर नामक तीन सुपुत्रों ने जन्म लिया। तीनों सहोदर भाइयों चाफेकर बंधु कौन थे का बाल्यकाल और किशोरावस्था बड़े सुखचैन और मस्ती भरे वातावरण में व्यतीत हुई और तीनों का विवाह अच्छे खाते पीते घरानों में संपन्न हुआ था। माँ बाप के निरंतर स्नेहिल वातावरण से किसी प्रकार का अभाव उनके जीवन को छू भी न पाया था, किंतु अंग्रेजों की क्रूरता, नीचता और विश्वासघाती घातों ने चापेकर बंधुओं के नए खून में विद्रोह की ज्वाला भड़का डाली थी। ब्रिटिश शासन में अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, कपट और भेदभाव की उग्रता से भारतीयों के मन में घृणा और भय विद्यमान हो गया था। वे असंतोष की आग में जले जा रहे थे। नया खून अत्याचार, अनाचार को सहन नहीं करता आथ तीनों सहोदर नित्य अपनी आंखों में विद्रोही तेवर लिए अंग्रेजों को सबक देने की योजना बनाते, जिससे उन्हें मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सके। चापेकर बंधुओं का क्रांतिकारी कदम। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की दो महत्वपूर्ण रोमांचकारी घटनाओं ने शस्त्र क्रांति के इतिहास में अपना विशेष स्थान बनाया है। पहला चापेकर बंधुओं का बलिदान और दूसरा पंजाबी नवयुवक मदनलाल धींगड़ा का बलिदान। भारत में क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम का श्रीगणेश इतनी प्रखरता, तीव्रता और धूमधाम से हुआ जिसकी त्यागमयी निष्ठा का अभूतपूर्व प्रदर्शन संसार में अन्यत्र कहीं भी मिल पाना कठिन है। चापेकर बंधु कौन थे? 1857 के असफल विद्रोह की आग धूमिल चिंगारी के रूप में दबी सुलगना चाहती थी। वे आपस में एक ही धारणा पर चर्चा करते कि ये अंग्रेज बनिए बनकर व्यापार के बहाने भारत में घुसे, भारतीय सम्राटों के सम्मुख नतमस्तक हो सलाम मारते, अपने अतीत भूलकर वर्तमान की सुनहली धूप में अपने छलकपट से भारत के शासक बन बैठे। अंग्रेज अपने को सुसंस्कृत, सभ्य और समझदार मानता है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों को असभ्यता की तराजू पर तोल हमें जंगली एवं बर्बर करार देता है। इन्हें सबक सीखना ही होगा। विदेशियों को भारत से बाहर खदेड़ने के अलावा कोई और मार्ग संभव ही नहीं है। आज जिस हुकूमत की जड़ें वे सुदृढ़ और मजबूत मानने लगे हैं, उन्हें भारतीय युवकों का संगठित दल अखंड भारत से उखाड़कर 7 समुद्र पार फेंकने में सक्षम है। बड़े भाई दामोदर पंत ने फौज में प्रवेश करने का निश्चय किया। भागदौड़ काफी की मगर वह अंग्रेजी रंगरूटों की आंखों को धोखा नहीं दे पाया। उसका प्रयत्न असफल हो गया। फौज में भर्ती का स्वप्न बिखर गया, मगर चापेकर बंधुओं ने निराश हो हाथ पर हाथ रख बैठना सीखा न था। उन्होंने आर्यधर्म प्रतिबंध निवारक मंडली नामक संस्था स्थापित कर डाली। इस संस्था का लक्ष्य था अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता में जागरूकता और क्रांतिकारी संघर्ष के विषय में सफल योजना बनाना। इस संगठन ने थोड़े समय में ही आशा से अधिक सफल मार्ग प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। जनता की आंखें खुल गईं। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों का विरोध केवल एकता और शक्तिशाली संगठन के माध्यम से संभव है। अंग्रेज कपटी हैं,
छल उनका अमोघ अस्त्र है, मगर ये बनिए डरपोक भी हैं। ईंट का उत्तर पत्थर से देकर ही इनको भारत से खदेड़ना संभव है। इसी प्रकार दूसरी रोमांचकारी घटना पंजाबी नवयुवक मदन लाल धींगड़ा की है, जो एक संपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ। लालन पालन बड़े चाव से किया गया। बीए की परीक्षा निर्भीकता के साथ समाप्त करने के उपरांत वह विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड पहुंच जाता है। बंगाल प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध नवयुवकों का आक्रोश फूट पड़ा था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बंगाली युवकों के हाथों में फहरा रहा था। नया खून अपनी पूरी बुलंदी से गोरी सरकार को नाकों चने चबवाने में प्रयत्नशील थे। वे मातृभूमि से अंग्रेजों का बिल्कुल सफाया करने के लिए कई गुप्त संगठनों में कार्यरत थे। इसी हलचल में लंदन भी अछूता न बचा था। जो भारतीय किसी साधन से विदेश पहुंचते, वे एकत्रित होते ही संगठित रूप से अंग्रेजी दास्ता से भारत को मुक्त कराने की योजना में जुट पड़ते थे। ऐसे सुपरिचित नामों में एक मदन लाल धींगड़ा भी थे। इंग्लैंड में उन दिनों एक गुप्तचर कर्जन वाइली का नाम बड़ा चमक रहा था। वह बड़ी होशियारी से लंदन में आने जाने वाले भारतीयों पर निगरानी रखने में बड़ा प्रवीण था। वह प्रायः सभी मनोरंजक स्थलों, सैरगाहों और सभा मंचों में भाग लेकर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करने में अपनी सानी न रखता। उसकी नजर अचानक मदन लाल धींगड़ा पर पड़ी तो उसने पीछा करना प्रारंभ कर दिया। छात्रों की गतिविधियों पर अंकुश रखने में प्रवीण वाइली अपनी योजना के तहत सरगर्मी से कार्यरत हो धींगड़ा के निकटतम सर्किल में प्रवेश कर गया। उसे यह भी जानकारी मिल गई कि मदन लाल धींगड़ा नामक छात्र एक बलिष्ठ एवं निर्भीक भारतीय है, जो प्रायः अन्य छात्रों की अपेक्षा शांत और गंभीर मुद्रा में नित्य प्रति खोया खोया दृष्टिगोचर होता है। उसकी विदेश यात्रा साधारण अध्ययन नहीं, चूंकि वह प्रांत की बस्तियों में अनेकों भारतीयों के संपर्क में पहुंच गुप्त सभाएं भी आयोजित करने की अभिरुचि रखता है। लंदन की खुफिया तंत्र सचेत हो सक्रियता से उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। सर कर्जन वाइली का संदेहास्पद चेहरा भी मदन लाल धींगड़ा की आंखों में पहले ही नाच गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान अपनी अपनी चालों के मोहरे बिछाने में जुटे थे। धींगड़ा ने निडरता से अपना कार्य जारी रखा। वह जल्दबाजी में किसी अनहोनी को स्वयं न्योता पहले नहीं देना चाहता था। एक दिन खुली सभा में मदन लाल धींगड़ा ने सर कर्जन वाइली को जब अपनी गोली का निशाना बनाया तो भीड़ में भगदड़ मच गई। इस प्रकार इस नवयुवक ने बड़ी सकर्तता और वीरता का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि के अपमान का बदला उनके देश की धरती पर खून के बदले खून बहाकर ले लिया। ब्रिटिश हुकूमत को इससे बड़ी चुनौती और क्या दी जा सकती थी। मदन लाल धींगड़ा पर मुकदमे का नाटक रचाया गया। धींगड़ा ने बड़े साहस और उत्तेजनाभरे स्वरों में अदालत में सिंह गर्जना की, मैंने सचमुच सर कर्जन वाइली पर गोली चलाकर उसकी हत्या की है। मुझे इसका दुख नहीं, प्रसन्नता और गर्व अनुभव रहा है। मेरी तो परमात्मा से एकमात्र यही कामना है कि जब तक भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो विजयी नहीं होता, मैं बारंबार उसी माँ के गर्भ से पैदा होकर अपने पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर अपने प्राणों की आहुति देता चला जाऊं। यह क्रांतिकारी अमर वीर मदन लाल धींगड़ा 16 अगस्त 1906 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इतिहास के पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर चापेकर बंधुओं के हृदय में सुलगती चिंगारी आग के भयंकर शोलों में परिवर्तित हो गई। एक देशभक्त के लिए जीवन में इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है। उन्होंने परिवार, माँ बाप, बाल बच्चे और सुखमय जीवन के मोहक सपनों को धूली धूसरित कर अंग्रेज अफसर से बदला लेने का तत्काल निश्चय कर डाला। योजना को मूर्त रूप देने के लिए समय की प्रतीक्षित अवधि में ही पूरे प्रारूप पर तीनों भाइयों ने सावधानी से विचार विमर्श कर लिया। दामोदर चापेकर का खून खौलने लगा था।
अंग्रेज सैनिकों के साथ घरों में घुसकर जो छेड़खानी कर नारियों के साथ बलात्कार करे, उनकी इज्जत लूटे, धन संपदा छीने, ऐसे वाल्टर चार्ल्स रैंड के दुराचरणों को आखिर किस सीमा तक सहन किया जा सकता था। पाप का घड़ा भर गया, लोगों के धैर्य की सीमा टूट चुकी, भी जनता की नम आंखें चापे कर बंधुओं पर अटिकी थी। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए योजना का प्रारूप तय हुआ। सरकारी व्यवस्था बड़ी धूमधाम से जश्न मनाने में जुट गई। 22 जून की रात को पूरे शहर को रोशनी से लाद दिया गया। सारा पूना नई नवेली दुल्हन के समान सुसज्जित खड़ा जैसे मुस्करा रहा था। दामोदर चापेकर ने अपने दोनों छोटे भाइयों सहित प्रिय मित्र महादेव विनायक रानाडे को भी अपने साथ ले लिया। योजना के अनुरूप सभी मंच के निश्चित स्थलों पर वे अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। जब हीरक जयंती का जश्न अपनी पूरी तरुणाई की चरम सीमा को छूने लगा, तो दामोदर चापेकर ने अपने रिवाल्वर से वाल्टर चार्ल्स रैंड को गोली का निशाना बना दिया। रैंड के साथ ही एक अंग्रेज अपरस्ट नामक लेफ्टिनेंट भी गोली खाकर धराशायी हो गया। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती का जश्न मातमी भगदड़ में बदल गया, जिसका जिधर भी मुंह उठा उधर ही जान बचाने के लिए भाग छूटा। उस भगदड़ में दामोदर चापेकर के दोनों भाई बालकृष्ण व वासुदेव चापेकर एवं महादेव रानाडे बड़ी चतुराई और सावधानी से दुर्घटना स्थल से साफ निकल भागे। अंग्रेज अफसरों द्वारा किए गए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कवच तोड़ क्रांतिकारी किशोरों ने रैंड और लेफ्टिनेंट की हत्या कर उनके दानवी आचरण का बदला ले लिया था। उन्होंने विदेशी हुक्मरानों को चेतावनी दे दी थी कि आग से न खेलो, अब खून का बदला खून से लेंगे। पुलिस ने काफी भागदौड़ की, छापे मारे, निर्दोष लोगों को पकड़ जेल खाने में बंद किया, मगर चापेकर बंधुओं का बाल भी बाका न हुआ। वे निरंतर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। जगह जगह पर खुफिया तंत्र फैला दिया गया, मगर सब बेकार। अचानक एक दिन बेविन नामक जासूस ने रामा पांडु नाम के सिपाही को फुसला लिया। उसने हत्याकांड का सुराग देते हुए गणेश शंकर द्रविड़ और नीलकंठ द्रविड़ को दोनों नाम पते बता उनसे संपर्क साधवाया। चापेकर बंधु कौन थे? नीलकंठ और गणेश शंकर द्रविड़ सहोदर भाई थे, जिन्होंने लालचवश संपूर्ण जानकारी खुफिया अफसर बेबिन को देकर विश्वासघात किया। दामोदर पंत चापेकर को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाया गया। अदालत में दामोदर पंत चापेकर ने बड़ी निडरता से स्वीकार किया कि उसने ही वाल्टर चार्ल्स रैंड को गोली मारकर हत्या की है। रैंड ने भारतीय निरपराध लोगों को अपनी दुष्प्रवृत्तियों का शिकार बनाया था, अतः उसकी हत्या करना कोई अपराध नहीं है। मुकदमे के नाटक के अंत में दामोदर पंत चापेकर को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 18 अप्रैल 1898 को यरवदा जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। दामोदर पंत ने फांसी का फंदा बड़ी निर्भीकता से चूमकर इस नश्वर संसार को छोड़ अमरत्व प्राप्त कर लिया। इस असहनीय पीड़ा को मझले भाई बालकृष्ण चापेकर अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। ऐसे संकट के समय भी दोनों चापेकर बंधु आर्यधर्म प्रतिबंध निवारक मंडली का कार्य यथावत गुप्त रूप से चलाते रहे और संगठन की एकता के लिए नित्य प्रति तन मन धन से जुटे रहे। अंत में दिसंबर 1898 के एक दिन बालकृष्ण चापेकर ने स्वेच्छा से ही आत्मसमर्पण कर दिया। निश्चित था उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। कनिष्ठ भाई वासुदेव का हृदय अशांत हो उठा। इस पीड़ा ने नाना प्रकार के विचारों ने मस्तिष्क के केंद्र में हलचल पैदा कर तूफान उठा डाला। बड़े भाई फांसी पर चढ़कर शहीद हो चुके, मझले भाई ने जानबूझकर शहीद होने की दिशा में चरण बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में अब एक ही रास्ता है कि भाई के गद्दार साथियों को, जिनके विश्वासघात के कारण उन्हें फांसी का फंदा चूमने के लिए विवश होना पड़ा, मौत के घाट पहले ही उतार दिया जाए।
अपराध का दंड यदि जयचंदों को देना ही श्रेयस्कर है तो क्यों न मझले भाई जीवित रहते ही अपराधियों को सजा दे दी जाए। बालकृष्ण के वासुदेव चापेकर ने योजना के प्रारूप पर अपने अभिन्न विश्वसनीय सहयोगी महादेव विनायक रानाडे व खंडेराव साठे से बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श कर निश्चित निर्णय ले लिया। एक दिन बड़े भाई दामोदर पंत चापेकर बंधु कौन थे के मुखबिर सर्वश्री गणेश शंकर द्रविड़ एवं नीलकंठ द्रविड़ बंधुओं को महादेव रानाडे और खंडेराव ने निश्चित स्थान पर बुलाने में सफल हो गए। वासुदेव चापेकर ने ऐसे स्वर्णिम सुअवसर का लाभ उठाते हुए अपनी पिस्तौल से दोनों भाइयों को गोली का निशाना बना डाला। खून की प्यास अभी बुझी न थी। पिस्तौल से शेष 2 मुखबिर और उड़ाने थे। इसी प्रकार ब्रेविन जासूस और कांस्टेबल रामा पांडु को मारने के लिए ज्यों ही पिस्तौल की गोलियों ने आग उगली, अचानक दुर्भाग्य से निशाना चूक गया। ब्रेविन और रामा पांडु बाल बाल बच गए। योजना विफल हो गई। सभी पर मुकदमा चलाने का नाटक रचाया गया। अदालत में बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और रानाडे को फांसी की सजा सुनाई गई। इस कांड के सहअभियुक्त श्री साठे को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। अपनी अपनी सजाएं सुन सभी क्रांतिकारियों में उत्साह था, निडरता थी, चेहरे पर मुस्कान भरा तेज देदीप्यमान था। इस प्रकार 8 मई 1899 को वासुदेव राव, 10 मई को रानाडे और 12 मई बालकृष्ण चापेकर को यरवदा जेल में ही फांसी पर लटका दिया गया। चापेकर को बंधुओं ने आजादी की लड़ाई में शहीद होकर देश के नवयुवकों के हृदय में अभूतपूर्व स्थान बना डाला, जिनके पदचिह्नों पर चलने वाले अपना बलिदान देकर भविष्य में अमर होते चले गए।